Hello बच्चों, very good more learning to all of you. I hope all of you can hear me perfectly. If all of you can hear me perfectly, so please type 1 in chat box so that I can start the class. Yes, the today's session we are going to start the new chapter. This is the Newton's laws of motion. आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों. इससे पहले हम लोग ने सर्कुलर मोशन खत्म किया है. आई होप आपने सर्कुलर मोशन पढ़ लिया होगा, सारे क्लासेस उसके सेशन देख लिए होंगे. अगर नहीं देखे हो तो प्लीज जल्दी से देख जरूर लीजिएगा. अब हम लोग आगे बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की. सो आई होप एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन. I cannot see your messages here. If all of you can see me perfectly, so please type 1 in chat box. Is it okay? Okay, 1 minute. I have to do something. Just a second, बच्चों. Great. So nice of you, बच्चों. Yes, I can see your messages here now. So if all of you also can see me, so please type 1 in chat box. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों. और इस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आप देखोगे कि जो भी चीजें आपने देखी हैं, जो भी चीजें आप लर्न एंड एवेल्युएट करने वाले हो, या बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि दिस इज फॉर 11th बैच. और आपको पता है ये 11th बैच है. यहाँ पर हम लोग बिल्कुल बेसिक्स मींस वी विल स्टार्ट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच, राइट? So thank you so much. चलिए आगे बढ़ते हैं. Before going to start, I would like to introduce myself. As you can see on the screen, I've been into teaching since last 15 years. You are all watching Unacademy Just NEET channel. All of you are watching Unacademy Just NEET channel, as you can see here. Great, thank you so much. And my name is M.Shadab, and the nickname given by all my dear students is MSD Sir, right? Thank you. चलिए 1 minute. I have to just refresh the page so that all of you can send me the messages. आप सभी को वो messages दिखें, वो messages आप सभी को, और आप सभी वो मैसेज कर पाएं अभी भी मेरे को. Yes, I can see your message right now. Okay, great. So now I can see your messages बच्चों. Okay, let's start. And already you know me. Already तो बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है. चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ. अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का मन बना चुके हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और आपके सामने सारी चीजें क्लियर हैं, यानी आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके ट्राई कर लिया है और अब आप श्योर हो कि आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से फायदा होगा, तो बच्चों अभी ये बेस्ट टाइम है सब्सक्रिप्शन लेने का. बिकॉज यू नो दैट दिस इज अ प्राइस हाइक अलर्ट आ चुका है, प्राइस हाइक हो चुका है. एंड बच्चों अगर प्राइस हाइक हो चुका है लेकिन अभी भी यहाँ पर आपको ये 10% का ऑफ मिल रहा है MSD लाइव यूज करके. और पुरानी फीस यानी एक सेशन पहले की जो सब्सक्रिप्शन फी थी, जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट था बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हो दैट इज 2500 रुपीज पर मंथ. एंड 4 मंथ यानी 2 ईयर के लिए ये आपको मिल रहा था 1500 रुपीज पर मंथ. मैं आपको दिखा देता हूँ अभी ऐप पे यही चीज है. तो अगर अभी आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इतने ही अमाउंट में, और MSD लाइव लगाना मत भूलिएगा बिकॉज MSD लाइव से आपको 10% फी और लेस हो जाएगी. और यहां से 27,000 ये सब चीजें आपको मिल रही हैं, राइट? चलो आई होप सभी ने देख लिया, सभी लोग आ गए. अब हम चलते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की ओर. पर्सनल गाइडेंस, यानी अगर आपको पर्सनल ट्यूटर चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, बहुत ज्यादा माइन्यूट आपको ये चाहिए कि आपकी हेल्प की जाए और हर कदम पे आपको एक ना कोई गाइड करने वाला हो 24/7, then you can subscribe for iconic subscription. Iconic subscription you will get NEET UG workshop, study planner, and most important the personal coach. You will assign a personal coach, expert guideline, test analysis and all that, right? Great. तो इसका सब्सक्रिप्शन अमाउंट अलग है बेटा. अगर आप प्लस के साथ नीट सब्सक्रिप्शन लेते हैं, हेलो विजुअल क्वांटम, हाउ आर यू बेटा, देन आप 40,500 में MSD लाइव के साथ ले सकते हैं. यहाँ पे 54,900 में 2 ईयर के लिए, 40,500 में 1 ईयर के लिए आप अनअकैडमी का प्लस के साथ सब्सक्रिप्शन और पर्सनल असिस्टेंट ले सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियो बेटा.
चलो आए चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एज यू नो दैट द चैप्टर नेम इज लॉज ऑफ मोशन एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लॉज ऑफ मोशन का इंट्रोडक्शन। और यहाँ पर हम लोग बेसिक चीजें सीखेंगे जो कि लॉज ऑफ मोशन समझने के लिए रिक्वायर्ड हैं। सो बेसिक चीजें जैसे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, ये सारी चीजें हमने देखनी है आज। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी and excited for that another fantabulous and fantastic session। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है क्या और ये कहाँ हेल्पफुल है और क्यों हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं इसको देखते हैं। एज ऑल ऑफ यू कैन सी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, अभी तक हम लोगों ने जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं, बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े हैं, यहाँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से पहले तक उसमें आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, वेलोसिटी पढ़ा है, एक्सीलरेशन पढ़ा है, एंड वी हैव ओनली एंड ओनली कंसीडर द मोशन ऑफ अ बॉडी, राइट, नॉट द कॉज ऑफ मोशन, ओनली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोशन। के मोशन हो रहा है तो उसमें एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, इन सारी चीजों को हम अब से पिछले वाले चैप्टर्स में कंप्लीट करके आ रहे हैं, एंड दैट इज नोन एज द काइनेमेटिक्स। एज ऑल ऑफ यू नो दैट दिस इज नोन एज स्पेशली फॉर द काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग डिस्कस ओनली द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, नॉट द कॉज ऑफ द मोशन, राइट। तो मोशन पढ़ा है, मोशन का कॉज नहीं पढ़ा है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअल में व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन, व्हाई द वेलोसिटी चेंजेस, व्हाई द स्टेट ऑफ अ बॉडी चेंजेस। अगर कोई बॉडी रेस्ट से है तो वो मोशन क्यों कर रही है, अगर मोशन कर रही है तो मोशन ही क्यों कर रही है, रुक क्यों नहीं रही है, और अगर मोशन कर रही है तो वो एक्सीलरेट कैसे होते जा रही है, उसकी वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है। एक्सीलरेशन पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि वेलोसिटी डिक्रीज हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, लेकिन क्यों, why, the reason। So in this chapter Newton's laws of motion we will study the kinematics as well as the dynamics। so kinematics की बात हम लोग बहुत ज्यादा कर चुके हैं, इस चैप्टर का मेन फोकस होगा डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब ये है रीजन, नॉट द काइनेमेटिक्स, राइट। काइनेमेटिक्स में सिर्फ मोशन की स्टडी, यहाँ पर मोशन एज वेल एज द कॉज ऑफ मोशन, why the motion is happening, why there is a body is moving, if body is moving then why there is a change in velocity, change in direction of velocity। अगर बॉडी मूव कर रही है तो अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर रही है तो क्यों कर रही है, इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी क्यों हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है तो क्यों रह रहा है, मोशन रेस्ट से मोशन में क्यों जा रहा है, मोशन से रेस्ट में क्यों जा रहा है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर दिस सेशन, for this chapter and to learn each and everything about this cause of motion, right? So that chapter, the introduction of the chapter is started with a very important, very basic thing. This is called the inertia। I hope all of you have some inertia, each and everybody has some inertia। आपके अंदर, मेरे अंदर, सभी के अंदर कुछ ना कुछ inertia है। So what is inertia actually? Okay, so inertia के बारे में बात करने के लिए हमने कुछ चीजें हैंडल करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, कंसीडर करनी पड़ेंगी, और ऑलरेडी कुछ चीजों से आप गुजर चुके हो, उन चीजों को आपको रिकॉल करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट इट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया का सीधा सा मतलब है कि आप जैसे हो वैसे रहना चाहते हो। आप सो रहे हो तो सोते रहना चाहते हो, रो रहे हो तो रोते रहना चाह रहे हो, जाग रहे हो तो जागते रहना चाह रहे हो, खेल रहे हो तो खेलते रहना चाह रहे हो। यानी आप जिस स्टेट में हो, आपका मन, आपकी बॉडी, आपका जो फिजिकल स्टेटस है वो एज इट इज रहना चाहता है, और अगर आप उसमें कुछ चेंज करते हैं, अपोज करते हैं, तो वो इस चीज का अपोज करता है। So what is the inertia? Inertia is a property of a body, inertia of a property of a body by virtue of which each and every body wants to be in its initial state, whatever the state, whether it is the motion, whether it is the rest। अगर कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही रहना चाहती है, इसी को हम लोग इनर्शिया या जड़त्व कहते हैं। जो जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी वस्तु का ऐसा गुण है जिस गुण की अपेक्षा, जिस गुण की वजह से या जिस गुण के कारण वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है, और उस प्रारंभिक अवस्था में अगर आप परिवर्तन करते हैं तो वो उस परिवर्तन का विरोध करती है। तो क्या आपको ये बात समझ में आई, व्हाट इज एक्चुअली द इनर्शिया? अभी आपको जो मोशन दिखाया जा रहा है, जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, एक बस के या ट्रेन के अंदर का सीन है, और इसमें एक लेडी आपको देख रहे हो। इमेजिन अ गर्ल स्टैंडिंग इन अ स्टेशनरी बस व्हिच सडनली स्टार्ट्स मूविंग, राइट।
स्टेशनरी है, जो बस है वो इनिशियली स्टेशनरी है, ट्रेन है, जो भी है आप समझ सकते हो, which starts suddenly moving, है ना। अगर वो अचानक से स्टार्ट होती है, अचानक से वो स्टार्ट होती है तो क्या होता है, आपको एक पीछे से ऐसे झटका ऐसा लगता है, जर्क ऐसा लगता है, आप पीछे गिरने लगते हो, लेकिन इस बार या इस हैंडल की वजह से आप रुक जाते हो। हेलो बेटा दीपिका पटेल, हाउ आर यू? करेक्ट। सो आई होप आपको ये बात समझ में आई, इस बात में कहीं कोई परेशानी नहीं है कि अगर एक्सीलरेशन इधर होगा तो आपके ऊपर जो फोर्स लगेगा, एक जर्क लगेगा, आपका मूवमेंट होगा वो पीछे की तरफ होगा। एक्चुअली में ये समझना थोड़ा चाहिए, आपका मूवमेंट नहीं हुआ है, आपकी बॉडी अपनी जगह ही है। एक्चुअल में यहां से बस का मूवमेंट हुआ है और आपका लोअर बॉडी पार्ट जो है वो बस के मोशन में आने की वजह से आगे चला गया है। आपकी बॉडी एज इट इज है वहीं पे और वहीं पे रहना चाह रही है, राइट। So I think all of you or many times imagine why does the girl feels a push in the backward direction। आपको पता होगा क्यों एक बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश लगा है। आप एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हो बच्चों, ईच एंड एवरीवन। इमेजिन अ मूविंग कार, यू कैन इमेजिन अ मूविंग कार। यहां से आप देख सकते हो कि अगर इसका मोशन हो रहा है, व्हाई डज द ड्राइवर टेंड टू मूव फॉरवर्ड। अचानक से ये कार आई, कार के यहाँ पे एक स्टॉपेज आ गया, कार अचानक से रुक जाती है, जर्क लगता है, रुक जाती है, इनर्शिया फील होता है। किसको? आपको भी या पैसेंजर को भी। आप अगर उस कार या बस में बैठे हो तो भी आप एकदम से जर्क लगेगा, आगे की तरफ गिरोगे। Why does the driver tends to move forward during the collision? What would happen if the wall was replaced by a big cushion? अगर बिग क्वेश्चन हो तो वो ही चेंज धीरे धीरे आएगा। एंड लेट्स ट्राई अंडरस्टैंड दिस एज मैनी अदर फिनोमेना सिमिलर टू दिस एज वी मूव फॉरवर्ड इन दिस चैप्टर। सो वी विल स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। सो हम ये सारी चीजें पढ़ने जा रहे हैं एंड दिस द रीजन बिहाइंड ऑल दीज थिंग। इन सभी चीजों के पीछे बच्चों का जो रीजन है वो क्या है? इनर्शिया। यानी अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो कोशिश करेगी या वो ऐसे ही रहना चाहेगी, लेकिन कभी कहीं ना कहीं से कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगा, वो उसको ओवरकम करेगा। बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो उस डायरेक्शन को नहीं छोड़ना चाहेगी उसी डायरेक्शन में। तो अगर आप उसकी डायरेक्शन भी चेंज करना चाहोगे, उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना चाहोगे, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होगी। वो उस प्रॉपर्टी को ओवरकम करेगा जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो ऐसा कर रही है। और वो प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? कैन एनीबॉडी टेल मी? वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो एज इट इज रहने की कोशिश करती है? सो दैट प्रॉपर्टी इज एग्जैक्टली डिफाइंड एज इनर्शिया। इनर्शिया मतलब इनर्ट, वो आसपास में जो चेंज हो रहे हैं उससे इनर्ट रहना चाह रही है। यहां का रीजन भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, यहां का रीजन इनर्शिया ऑफ मोशन है। करेक्ट धीरज वर्मा, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि इनर्शिया है। अब इनर्शिया कितनी तरह का होता है धीरज? धीरज, दीपिका, विजुअल क्वांटम एंड ऑल अदर स्टूडेंट्स, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनर्शिया? इनर्शिया कितने टाइप का होता है बच्चों? Answer to the previous examples is force, but force is what? Now the question is, what exactly is force? Change in the state of motion. In both cases there is something which common and responsible, which is actually the inertia. Motion and rest. Dheeraj beta, very nice attempt, but here I would like to tell you we have three types of inertia. Three types of inertia. आप में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ दो टाइप का पढ़ा होगा, बट एक्चुअली इनर्शिया ऑफ टू टाइप्स। वन इज द इनर्शिया ऑफ मोशन, another is the inertia of rest, and the third and most important is the inertia of direction. inertia of direction का मतलब है पार्टिकल मोशन में भी रह रहा है और उसी स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ पे आप 5 मीटर पर सेकेंड ही वेलोसिटी रखते हो, फिर भी देखो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ऐसा भी ये नहीं करना चाहेगा कि मोशन में रहते हुए भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले। उसके लिए भी इसको एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट एक्सटर्नल फोर्स व्हेन यू अप्लाई, then and then only it can change the direction.
तो सीधी सी बात अपने को समझ में आ रही है, एवरीवन सभी को समझ में आ रही है, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद मी? आप में से कितने लोग मुझसे अग्री करते हो कि वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? आई होप ऑल ऑफ यू शुड अग्री विद मी कि इनर्शिया तीन तरह का होता है और तीनों तरह का मैंने बताया। पहला वाला आप इस डायग्राम में देख रहे हो, यहां पे जो रीजन है दैट इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यहां पे जो रीजन है दैट इज द इनर्शिया ऑफ मोशन, और इस सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है बेटा तो यहां पे जो रीजन है दैट इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। करेक्ट धीरज, करेक्ट संध्या बेटा। फिजिक्स का सिलेबस क्या है? माय गॉड संध्या बेटा, फिजिक्स का सिलेबस तो आप वेबसाइट पे जो मिल जाएगा, मैं सारा सिलेबस कैसे यहाँ पे बताऊं बेटा? संध्या, हाउ कैन आई राइट ऑल द सिलेबस, ऑल द चैप्टर्स बेटा? सो गूगल बाबा की जय, गूगल पे जाइए, गूगल पे मारिए, आप लिखिए, आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी, आप प्रिंट आउट ले लो। धीरज वर्मा, you can contact me on the Telegram group बेटा, Telegram group पे आप contact कर सकते हो बेटा, don't worry, right? Because personal phone number not allowed to share by Unacademy. This is the against the laws of the Unacademy guidelines. You cannot share personal phone number, right? That's for sorry. चलो, okay, चलिए, आइए भाई सभी लोग everyone just focus on now session। अभी आपको दिख रहा है कि what is the most important thing that we have, so everybody know that what most important thing is that we have to learn about the motion, right? but motion का cause आपको पता है, सभी लोगों को motion का cause क्या होता है? yes, that is the force। so what is the force? आपने बचपन में पढ़ा होगा कि बल कोई बाहरी धक्का या अथवा खिंचाव है जो किसी की वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। The force is that push or external push or pull which can change or tries to change the position of any object or a body, right? तो वो एक external pull और push है जो या तो डायरेक्शन चेंज करेगा या मोशन चेंज करेगा या फिर दोनों चेंज करेगा या दोनों को चेंज करने की कोशिश करेगा। अगर चेंज कर देता है देन वेल एंड गुड, नहीं कर पाता है तब भी फोर्स अप्लाई हुआ। सो फोर्स हमेशा इन सारी चीजों से डिफाइंड होता है। यहां पे देखो, आ फोर्स इज डिफाइंड एज ए पुश और पुल which tries to change or change, tries to changes or change the state of rest or the uniform motion। Imagine a man pushing fixed wall। तो यहां पर एक वॉल है और एक मैन इसको पुश कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, that wall will not change its position, right? तो वॉल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी। So in this case the man is trying to change the state of rest of a wall, right? Trying to change करने की कोशिश कर रहा है। चेंज कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, तो भी फोर्स है, नहीं होता है तो भी फोर्स है। चेंज होगा तो वर्क डन हो जाएगा, चेंज नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा, लेकिन फोर्स दोनों केसेस में अप्लाई होगा। सो आई होप ये बच्चों को समझ में आ गया। व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज दैट पुल और पुश व्हिच कैन और कैन नॉट चेंज, राइट? कैन चेंज और कैन नॉट चेंज, पॉइंट टू बी नोटेड, ऑलवेज ट्राइज टू चेंज। अभी आपको दिख रहा है बच्चों, इफ द ब्लॉक, यहां से देखो, अगर ये ब्लॉक पुश्ड अलोंग द सरफेस, अगर इस ब्लॉक को अलोंग द सरफेस हम यहां से पुश करें, ये फोर्स इस पे ऐसे लगाएं, तो ये ब्लॉक है, ये ऐसे स्लिप करेगा। इन दिस केस इस पुश इज एक्चुअली चेंजिंग। देखो एक्चुअली चेंजिंग था, वहां पे क्या था बेटा? ट्राइंग टू चेंज। सो आप देखो बेटा, ट्राइंग टू चेंज भी फोर्स है, एक्चुअली चेंजिंग, यहाँ पे एक्चुअली चेंजिंग भी फोर्स है। हेंस वी से force is being applied in both the cases, force is being applied in both the cases। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जब फोर्स लगाएं तो चेंज होना चाहिए। तो फोर्स है, किसी आप उसका इफेक्ट दिख भी सकता है, इफेक्ट नहीं भी दिख सकता है, पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन।
अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई है, आपको उसका इफेक्ट यानी उसकी पोजीशन में चेंज दिख भी सकता है और उसकी पोजीशन में चेंज नहीं भी दिख सकता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, जो फोर्सेस फंडामेंटल हैं। ऐसे तो नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, बट देयर आर सम फोर्सेस व्हिच आर फंडामेंटल, एग्जिस्ट एवरीवेयर, हर जगह एक्ट करते हैं, हर जगह प्रेजेंस है, एंड दैट आर द फोर्सेस ऑफ द नेचर, राइट। सो बच्चों, अभी आपने ध्यान में देखा कि फंडामेंटल फोर्सेस कौन से हैं। तो फंडामेंटल फोर्सेस वन बाय वन हम लोग बात करेंगे। फोर्स को हम लोग ने डिफाइन कर दिया है। फोर्स इज दैट पुल और पुश व्हिच कैन और ट्राइज टू चेंज, राइट। सो यहां देखो बेटा, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, एवरीवन प्लीज फोकस हियर, सभी लोग यहां पे फोकस करें। The various types of forces in nature can be grouped in 4 categories, right? अलग अलग 4 तरह से बांट सकते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स क्या है, कॉज ऑफ फोर्स क्या है, रेंज क्या है, कहां से कहां तक काम करते हैं, क्या इनफाइनाइट तक हैं, क्या शॉर्ट रेंज हैं या हाई रेंज हैं, ये सब। तो पहला वाला आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये इंट्रैक्शन बिटवीन द मासेस। आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जिसको आपने पढ़ा होगा, अपनी आगे पढ़ेंगे, सॉरी, G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कॉज होता है, दो मासेस के बीच में लगता है, उनके बीच का इंट्रैक्शन है, एंड द रेंज एज यू कैन सी इज इनफाइनाइट। तो ये इन्फिनिटी तक काम करता है। और आपको पता है कि स्पेस में प्लैनेट्स के बीच में, अर्थ और सन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। मासेस बहुत ज्यादा हैं तो ये फोर्स बहुत ज्यादा है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड अप्लाइड बाय द बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास, inversely proportional to the square of the distance between them, inversely to the square of the distance between them and directly proportional to their masses। जितना ज्यादा मास होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा। आई होप ये बात सभी अच्छे बच्चों को समझ में आ गई। अब बात करते हैं दूसरा, दैट इज अ वीक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये हमेशा पाया जाता है। नॉर्मल रिएक्शन, इलेक्ट्रो, ध्यान से सुनना, अब मैं जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन। नॉर्मल रिएक्शन कैसा है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। टेंशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फ्रिक्शन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, राइट। so there is a lot of electromagnetic force and in nature there are mostly electromagnetic forces। तो नेचर में ज्यादातर फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं और चार्जेस के बीच में इंट्रैक्शन की वजह से होते हैं। इनकी रेंज भी इनफाइनाइट होती है। is interaction force between charged particles like gravitational force, it can also be experienced till infinity separation। तो इन्फिनिटी तक इनका इफेक्ट रहता है बच्चों। तीसरा फोर्स है, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन, जिसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में क्लास 12 में पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में। दैट इज द न्यूक्लियर फोर्सेस एंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ द नेचर। नेचर के ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी कई गुना स्ट्रॉन्ग हैं। दो प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है, तब भी न्यूक्लियर फोर्स उसको जबरदस्ती एक दूसरे से चिपका के न्यूक्लियस के अंदर रखते हैं, जबकि वो रिपेल भी करते हैं। So these are the strongest forces of the nature। I hope everybody got it। हेलो सुदमाश, कैसे हो? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आप सभी का स्वागत है। नए वाले बच्चों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक आपने किसी ने लाइक नहीं किया है। सो जो भी बच्चे अभी नए नए ज्वाइन हुए हो, सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, इनवाइट योर सीरियस फ्रेंड्स ओनली। हमने उतने ही बच्चों को चाहिए और यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ अपने को नहीं चाहिए। उनको बुलाइए जो सीरियसली क्वालिटी फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, उनको इनवाइट करिए और आप भी क्वालिटी फिजिक्स पे ध्यान दें और कॉपी पेन निकाल के साथ में आप चीजों को नोट करें, राइट। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियो। देखो बेटा, न्यूक्लियर फोर्स क्या है? न्यूक्लियर फोर्सेस न्यूक्लियस के फोर्स के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में लगते हैं। दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, बट ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स हैं। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस की अंदर, न्यूक्लियर की जो रेडियस होती है वो फेमेटोमीटर होती है बेटा। एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10, फेमेटोमीटर होता है 10⁻⁻15। तो वो उसी रेंज के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ही काम करते हैं। न्यूक्लियस के बाहर आते ही ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं, यानी इनका कोई भी आपस में एग्जिस्टेंस नहीं होता है। बहुत कम डिस्टेंस, न्यूक्लियर की डिस्टेंस के आधी डिस्टेंस में अगर पहुंच जाते हैं
तो ये रिपल्सिव हो जाते हैं, राइट? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होते हैं। तो इंट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स यानी न्यूक्लियॉन्स के बीच में होता है। फेमेटोमीटर की रेंज होती है। इट इज द फोर्स रेस्पॉन्सिबल टू कीप द न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स की जब बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है बच्चों? Whenever we are talking about the nucleons, it means proton and neutron. Nucleons are those particles which resides inside the nucleus. Nucleus के अंदर रहने वाले लोगों को न्यूक्लियन बोला जाता है। तो अभी bonded nucleons bonded within the nucleus. It is very short ranged force and can be experienced within femtometer. And lastly we have weak force. So weak force क्या होंगे? These forces will be discussed in higher classes. वो भी न्यूक्लियर वीक फोर्सेस हैं, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस आपका न्यूक्लियर फोर्स है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, फिर ग्रेविटेशनल है, फिर आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों। व्हाट इज अ सिस्टम? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ज्यादा यक्ष प्रश्न है कि अभी हम लोग को जब हम फोर्स लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आज सारी बेसिक चीजें हम लोग क्लियर कर रहे हैं बच्चों, ध्यान देना। तो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे सिस्टम है क्या है, कैसे काम करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज द सिस्टम। तो सिस्टम क्या है बच्चों? एक रिलेटिव टर्म है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी और होते हैं। यस बेटा धीरज, देयर आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट? तो आपको मिलेंगे फंडामेंटल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इसके अलावा नॉन फंडामेंटल जो कि चेंज होते रहते हैं, कभी मेसॉन मिलेंगे, कभी म्यूसॉन मिलेंगे, कभी पाई मेसॉन मिलेंगे। इसके पाई मेसॉन के अलावा न्यूट्रिनो मिलेगा, एंटी न्यूट्रिनो मिलेगा, फिर आपको ड्यूट्रॉन मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं बच्चों जो चेंज होते रहते हैं। युकावा पाई मेसॉन थ्योरी में आपको मेसॉन के बारे में भी जानने को मिलेगा। दे आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट? सो व्हाट इज द सिस्टम? व्हाट इज द सिस्टम? लेट्स टॉक अबाउट धीरज। System. Before studying the laws of motion, first of all have to understand some basic terminology, और उस टर्मिनोलॉजी के बिना सारी चीजें बेकार हैं, क्योंकि हम लोग अगर इनर्शिया, इनर्शियल फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सिस्टम है ना, बाउंडेड सिस्टम, ओपन सिस्टम, ये सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे तो हम न्यूटन्स लॉस को अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द न्यूटन्स लॉ एंड टू नो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यूटन्स लॉ, everybody has to just learn and study what is the system. So बच्चों सिस्टम एक पूरी तरह से, ध्यान से देखना बच्चों, सिस्टम एक पूरी तरह का रिलेटिव टर्म है किन्हीं भी दो चीजों को। सिस्टम इज अ बॉडी और कॉम्बिनेशन ऑफ सम बॉडीज विच आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, जो देखी जा रही हो, समझी जा रही हो, जिनके ऊपर कैलकुलेशन किया जा रहा हो, इन सभी को अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो उन सभी को मिलाकर या आधी आप उसको सिस्टम मान सकते हो। तो सिस्टम रिलेटिव टर्म है, आपके हिसाब से डिसाइड होता है, आप डिसाइड करते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो बेटा, ये अर्थ है, यहाँ पे अमर अकबर एंथनी हैं, ये अमर हैं, यहाँ पर मिस्टर अकबर हैं एंड यहाँ पर मिस्टर एंथनी हैं, और इन सभी के ऊपर इनका वेट m1g, इनका वेट m2g और इनका वेट m3g काम कर रहा है, और सभी अलग अलग जगहों पर खड़े हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं। 3 boys and a dog. A dog is also there. 3 boys, a dog is standing on the surface of earth. We can assume any one body to be our system. किसी भी एक बॉडी को हम एज ए सिस्टम मान सकते हैं, दो बॉडी को मिला के सिस्टम मान सकते हैं। तो सिर्फ अमर और अर्थ भी एक सिस्टम हो सकते हैं। अमर एंड डॉग एंड अर्थ ये एक सिस्टम हो सकता है। अमर, अकबर, एंथोनी तीनों मिलके एक सिस्टम हो सकते हैं। एंथनी और अकबर और अर्थ मिलके सिस्टम हो सकता है। तो जो भी आपने देखा, एक बॉडी या ग्रुप ऑफ बॉडीज, सो वी कैन assume any one of the boys our system. In this case we can imagine the 3 boy dog अर्थ टू बी अ सिस्टम। इस पूरे को अगर ले लें तो ये सब कुछ एक सिस्टम हो गया। इनमें से किन्हीं 2 या 3 के कॉम्बिनेशन को आप जिसको अंडर कंसिडरेशन रखना चाहें उसको सिस्टम बना सकते हैं। तो सिस्टम का डिफाइंड होना बहुत 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 जरूरी और इंपॉर्टेंट है। अगला डायग्राम आपको दिखा रहा है कि सिस्टम आप किसको किसको मान सकते हो। आपको पता है कि यहाँ पे ये टेंशन इसमें पुली में एक्ट करेगी, तो इसमें टेंशन T1 है।
राइट। पुली अगर मासलेस है तो यहाँ पे भी टेंशन होगी, उसको भी टी करेंगे बच्चों। यहाँ पर भी टेंशन टी होगी, इसको भी टी करेंगे, इसको भी टी करेंगे। अगर फ्रिक्शन है तो पीछे यहाँ पे इसका फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, उस फ्रिक्शन फोर्स को हम एफ स्टैटिक भी करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ फोर्स mg लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स देखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे भी फोर्स mg लगेगा, राइट। अब इनमें से किसी को आप रोप को सिस्टम में लेना चाहो आप ले सकते हो, रोप को और M1 को सिस्टम लेना चाहो तो ले सकते हो, रोप और M2 को सिस्टम लेना चाहो तो ले सकते हो। इज इट ओके बच्चों? सो आई होप सभी को ये बात क्लियर है कि किसी भी और सिस्टम को डिफाइन करके ही फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। सो वी कैन assume M1 to be our system, or if required as per the question we can assume M2 to be our system. M1, M2, string, pulley, table, earth can all combined or all any या any two, any three combinedly known as a system, depends upon you. करेक्ट है बेटा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सभी लोग याद रखना, सिस्टम इज अ रिलेटिव टर्म एंड डिसाइडेड एज पर द रिक्वायरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम आपको जो क्वेश्चन जहां अप्लाई करना है उसके लिए आपको डिफाइन करना है, तो उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करना होगा, एंड ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आप सिस्टम किसको लेते हो। गॉट इट बच्चों? वेरी गुड, थैंक यू। और जो बच्चे अभी भी जस्ट ज्वाइन किए हो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से बच्चा लोग वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू सो मच। ओके 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 ओके, ओके बच्चों, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो बेटा, क्लासिफिकेशन 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 क्लासिफिकेशन, फोर्स इंटरनल एक्सटर्नल। वैसे होते तो बहुत तरह से हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, इंटरनल होते हैं, शूडो फोर्सेस होते हैं। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसको एक्सटर्नल और इंटरनल पे डिवाइड कर रहे हैं। सो हियर यू कैन से इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी पार्टिकल इज अप्लाइड बाय सम अदर बॉडी व्हिच इज इंक्लूडेड इन द सिस्टम, देन द फोर्स इज टर्म्ड एज द इंटरनल। चलो मैं एक बार आपको इंटरनल और एक्सटर्नल का रीजन बता देता हूं कैसे है, और नए बच्चे जल्दी से ध्यान से देखना। न्यू स्टूडेंट्स प्लीज लाइक द वीडियो एंड लिसन मी वेरी केयरफुली। विशाल बेटा थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियो। बाकी बच्चे जो नए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड लिसन मी वेरी केयरफुली। सपोज यू आर अ सुपरमैन, सपोज यू आर अ सुपरमैन, यू आर इनसाइड अ कार। ध्यान से, यू आर अ सुपरमैन, you have a strong power, your hands are super powerful, you are inside the car. From inside the car, if you will push the car, will the car move? आप कार के अंदर बैठ के अगर आप कार को पुश करते हो तो क्या कार मूव करेगी? Anyone? Can anybody tell me कि कार के अंदर बैठ के अगर आप कार को मूव करते हो तो क्या कार मूव करेगी? बिल्कुल नहीं। क्यों मूव नहीं करेगी बेटा? बिकॉज इसलिए मूव नहीं करेगी क्योंकि जो फोर्स लगा रहा है, यस धीरज, जो फोर्स लगा रहा है, आप फोर्स लगा रहे हो, यू आर इनसाइड द कार एंड कार एज अ सिस्टम, यू आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स कभी भी बॉडी को मूव नहीं करा सकता है। तो इंटरनल फोर्स वो होता है कि सिस्टम के अंदर से ही जो फोर्स लगाया जाए, सिस्टम के अंदर, आप कार के अंदर हो, वो ही सिस्टम है, वो फोर्स लग रहा है, दैट्स व्हाई कार विल नॉट मूव एट ऑल। बट अगर आप बाहर निकलते हो और फिर बाहर रोड पे खड़े होते हो, देन कार को धक्का मारते हो, देन ओनली कार विल मूव, नॉट यू। अब कार मूव करेगी, व्हाई? बिकॉज अब जो आपने फोर्स लगाया वो एक्सटर्नल हो गया। आई होप ये बात सभी को समझ में आएगी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है?
इसमें कहीं कोई किसी को इशू है? If the force acting on a body particle is applied by some other body which is included in the system, then such a force is termed as internal force. I hope इसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. If the force acting on a body particle is applied by some other body which is not a part of a system acts as an external agent. क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात क्लियर है? इसमें कहीं किसी को कोई इशू है? However, the application of the same will be discussed later in the chapter. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटरनल फोर्स है, लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्स है, वेरी गुड. चलिए, सभी को समझ में आया? सो ग्रेट ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, यू गाइज आर सुपर ऑसम. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स डिस्कस व्हाट इज एक्चुअली द सिस्टम. तो सिस्टम आपके ऊपर है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की है, अकॉर्डिंगली यू कैन डिस्कस द क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व दिस एंड देन यू कैन डिसाइड व्हाट इज एक्चुअली द सिस्टम. सो यहाँ पे रामू और श्यामू नहीं, राम और श्याम को आप देख सकते हैं. यहाँ पे है मिस्टर राम एंड हियर इज मिस्टर श्याम. सो रोप से एक दूसरे को खींच रहे हैं. तो अगर हम बात करें राम श्याम प्लस रोप, राम श्याम प्लस रोप, राइट, तो कोई भी एक दूसरे को मोशन नहीं होगा क्योंकि जो भी फोर्स लगा रहे हैं वो एक्सटर्नल है. लेकिन अगर आप सिर्फ राम को एज ए सिस्टम ले रहे हो, तो जो ऑन राम ड्यू टू सिस्टम पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड दिस इज द इंटरनल, बोथ आर द इंटरनल फोर्सेस. लेकिन अगर आपने श्याम को अलग से सिस्टम, राम को अलग से सिस्टम लिया, तब जो टेंशन होगा वो एक्सटर्नल फोर्स होगा. आई होप ये बात अभी आपको क्लियर हो गई होगी कि एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं, राइट. चलिए, सिस्टम देख लिया हम लोग ने, वेरी गुड. एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस देख लिए, सिस्टम देख लिया, सिस्टम क्लियर हो गया, एक्सटर्नल फोर्सेस क्लियर हो गए. मैनी थिंग्स आर सुपर डुपर क्लियर, राइट, super duper clear. I hope there is no issue at all. I hope there is no issue at all. Let's move again. आगे बढ़ते हैं. Frame of reference, right? Frame of reference is a very important thing. बिना इसके कुछ भी संभव, कुछ भी पॉसिबल नहीं है. तो आई होप बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सभी लोग ध्यान से समझना, और इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस तरह से जानते हैं. ठीक है, पहली चीज क्या है? व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस? वेरी गुड दिव्यांशी, thank you Divyanshi for liking the video. The place from where we observe the any system or any frame attached or fixed with observer. जो observer है, जो चीजें कैलकुलेट कर रहा है, जो आपको ये बता रहा है कि इसका मोशन ऐसा है, वेलोसिटी, the observer who is observing the events, who is observing the things, इससे अटैच्ड कोई भी सिस्टम दैट इज नोन एज विद रिस्पेक्ट टू वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द थिंग्स, राइट. कोई भी एक ऑब्जर्वर है, उससे जुड़ा हुआ, उससे अटैच्ड कोई भी ऐसा एक फ्रेम जिसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन की जा रही है, दिस इज नोन एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट. अभी यहां पे देख रहे हो बेटा, द प्लेस फ्रॉम वेयर वी ऑब्जर्व इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. As in kinematics, in order to observe a motion of particle, we used to take a point of observation. Origin हम लोग एक डिफाइन करते थे, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. सिमिलरली लॉज ऑफ मोशन में जब आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, लॉज ऑफ मोशन में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज एक्चुअली द फ्रेम. तो सबसे पहले बच्चों आपको रेफरेंस फ्रेम डिसाइड करना होगा, और रेफरेंस फ्रेम दो तरह का होता है, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल. सो व्हाट इज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? लेट्स डिस्कस इन डिटेल. ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम देखें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए any frame observer which is either stationary or moving with uniform velocity is considered as inertial frame of reference. कोई भी ऐसा फ्रेम या ऑब्जर्वर
जिससे अटैच्ड एक ऐसा फ्रेम जिसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन हो रही हो, जो आपको कैलकुलेट करके बता रहा हो, दैट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर ऑब्जर्वर आपका रेस्ट में है या मूवमेंट में है, मतलब अगर एक्सीलरेशन जीरो है, किसी भी ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन जीरो दो तरीके से हो सकता है, या तो रेस्ट पे हो, या तो वो रेस्ट पे हो, और रेस्ट पे ना हो तो आप कह सकते हो मूविंग हो, लेकिन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग हो बट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी हो। अगर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी है तो आप ऐसा कर सकते हैं, सो हेंस अर्थ और ग्राउंड फ्रेम will be treated, point to be noted, will be treated but not actually फ्रेम ऑफ रेफरेंस एब्सोल्यूट रेस्ट कोई डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि हमको पता नहीं है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ईच एंड एवरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इनिशियल। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं इन दिस चैप्टर व्हेनेवर वी विल चूज अर्थ और ग्राउंड एज अवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, then we will ignore the rotational effect of the earth। ये assume किया गया क्योंकि सारा सिस्टम assume कर रहा है। so if we assume earth to be at rest, so earth से respect में जो भी attached frame of reference है, that is known as the inertial frame of reference। क्या ये बात बच्चों समझ में आई? inertial। okay, new students please like the video, don't forget to like। जल्दी से बच्चों, अच्छे बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। आपको समझ में आ गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। अब यहां पर हम लोग उसका एग्जांपल कि यहां पे मान लीजिए कि ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसके साथ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने अटैच कर दिया। इधर z एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, इधर x एक्सिस है, और इस तरह से मूव कर रहा है। So consider a passenger inside a car moving with a constant velocity. Point to be noted, velocity vector constant कहा जा रहा है। constant का मतलब मेरे बच्चों, constant का मतलब होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, ना तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है और ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अब यहां से देखेंगे, and a person standing on the ground is observing the car, person standing on the ground is observing the car। लेकिन हम पहले इस फ्रेम की बात करते हैं। so now as the car is moving with constant velocity, so the car is inertial frame of reference। person inside the car, maybe the passenger, maybe the driver of the car, observing each and everything from inertial frame of reference। वो सारी चीजों को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है, तो वो जितनी भी चीजें देख रहा है, दैट ऑल आर द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बच्चों, राइट। थैंक यू बच्चों वीडियो लाइक करने के लिए। जिन लोगों ने अभी लाइक नहीं किया है, आई होप आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। थैंक यू सो मच। अब बात करें कि ये एक पर्सन यहां से इस कार को देख रहा है, पहले इधर, फिर ऐसे, फिर कार ऐसे। So consider a passenger inside a car moving with constant velocity and person is standing। तो अब हम लोग यहाँ पे person standing on the road की बात कर रहे हैं बच्चों। And we have already learned that ground is inertial frame of reference, hence the person which is attached, who is attached with the ground, is also act as a frame of reference, but that is the inertial। inertial का मतलब velocity का constant होना, या एक्सीलरेशन का जीरो होना, या रेस्ट में होना। सो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं, if the acceleration of a part of a frame of reference is zero, then it will be a inertial frame of reference। आप लोग सहमत हो बच्चों इससे? चलिए आगे बात करें बेटा। अगला है नॉन इनर्शियल फ्रेम। सो नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है? एनी फ्रेम ऑब्जर्व विच एक्सीलरेटिंग एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। अभी इसके पास वेलोसिटी भी है बेटा, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है एंड एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम कह देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। इसके पास दो चीजें हैं, राइट।
with respect to inertial frame is called non-inertial. In this case, the car is accelerating, so car is the non-inertial frame of reference, and so the person inside the car is non-inertial. Unaccelerated inertial, accelerated non-inertial. I hope ये बात सभी को समझ में आ गई होगी. करेक्ट? फिनिश हो जाएगा बेटा. क्लास रोज होती है, रोज 4 बजे. दिव्यांशी यूट्यूब पे जस्ट नीट चैनल पे क्लास 11 की क्लास रोज शाम को 4 बजे होती है, और पास आउट 2021 के लिए जो ड्रॉपर बैच की क्लास है वो 1 o'clock होती है. 1 o'clock में 12th चल रहा है, यहाँ पे 11 चल रहा है, तो ये 11th का बैच है. समझ गए बेटा दिव्यांशी? चलिए आगे बढ़ते हैं. इनर्शियल और नॉन इनर्शियल देख लिया है. अब हम लोग बात करने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो हाउ मेनी ऑफ यू नो बच्चों, हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज एक्चुअली द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? आप में से कितने लोगों को न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पता है? क्या इनर्शिया है, या इनर्शिया अलग है और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अलग है, या दोनों एक हैं? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी? कोई भी बच्चा आप में से क्या मेरे को बता सकता है या नहीं? ओह ग्रेट. हाँ, दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे हैं लेकिन एक ही नहीं है, है ना? इनर्शिया बॉडी के बारे में बात करता है. इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया बताता है इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी और अ सब्सटेंस और अ मटेरियल और अ मैटर by virtue of which it will be in its initial state, whether the state of rest or state of motion or state of direction. यानी जड़त्व किसी भी वस्तु का, पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी उसी अवस्था, प्रारंभिक अवस्था या जैसा है वैसा ही बने रहने की कोशिश करता है और उसमें परिवर्तन करने का विरोध करता है. परिवर्तन करने का विरोध करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है. डन? ग्रेट, सो नाइस ऑफ यू बच्चों. लेकिन न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो फोर्स की बात करता है. कहता है इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट वांट्स टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. अदर कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विराम में ही रहना चाहेगी. यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहना चाहेगी. यदि कोई वस्तु किसी दिशा में गतिमान है तो वो उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए. तो बाह्य बल ना आरोपित किया जाए यानी वो इनर्शिया को ओवरकम करेगा. और जो बाह्य बल की बात कर रहे हो बेटा बच्चों, बाह्य बल की जब हम बात कर रहे हैं सो दैट इज फॉर एक्सटर्नल फोर्स. एंड प्यारे बच्चों, जो भी एक्सटर्नल फोर्स है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बता रहा है यहाँ पे. तो आई होप सभी बच्चों को ये चीज क्लियर होगी. अब देख लेते हैं बच्चों क्या है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में देखो, इट स्टेट्स दैट अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी until and unless an external unbalanced force, until or unless an external unbalanced force is acting on the body. है ना? External unbalanced force acted on the body. ये acted होगा तभी. तो यहां पे आप देखो फोर्स एज एन एजेंट विच इज द कॉज ऑफ चेंज इन एन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. यानी ये बता रहा है कि फोर्स ही है जो आपके इनर्शिया को ओवरकम करेगा. एक्सटर्नल फोर्स है. बिना एक्सटर्नल फोर्स के, बिना बाह्य बल के आपका जो इनर्शिया है वो ओवरकम नहीं हो पाएगा. यानी आप वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं ला पाओगे. परिवर्तन लाना है तो उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स का होना लाजमी है. करेक्ट? यानी ये आपको जो फर्स्ट लॉ है ये मेनली आपको किसके बारे में बता रहा है बेटा?
डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ये आपको स्पेशली फोर्स गवर्न कर रहा है। एवरीवन प्लीज पॉइंट नोटेड। सो ये आ जाएगा फोर्स। आई होप इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम, समस्या, परेशानी नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं जहां से आपको इनर्शिया के बारे में कुछ अच्छी प्यारी और बढ़िया बातें पता चलने वाली हैं। यस, ये एक्सपेरिमेंट क्या है बच्चों? आपने वीडियो को लाइक कर दिया? जिन बच्चों ने अभी नहीं लाइक किया हो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। फिर हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। यहां आपने एक ग्लास रखा, ग्लास पे एक कार्डबोर्ड रख दिया, पेपर कार्डबोर्ड, राइट? उसके ऊपर एक कॉइन रख दिया है ना? अभी आप क्या करोगे, अगर इस पेपर को धीरे 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 स्लोली स्लोली मूव करोगे तो ये जो कॉइन है वो पेपर के साथ आ जाएगा और ग्लास से बाहर निकल आएगा, है ना? लेकिन अगर आप तेजी से खींचते हो या इसको जर्क दे देते हो और तेजी से जर्क मारा तो ये पीस निकल जाएगा और ये जो कॉइन है वो अपना प्लेस नहीं छोड़ेगा। ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे रहना चाहेगा, इसी जगह रहना चाहेगा, पेपर के साथ आगे नहीं जाएगा और फिर फाइनली वो नीचे गिर जाएगा ग्लास में। सो ये इनर्शिया की वजह से, इसको क्या बोलेंगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी आपने पेपर को मूव करा दिया लेकिन जो कॉइन है वो नहीं मूव करना चाह रहा है, वो अपनी जगह पे रहना चाह रहा है, इसलिए वो वहां गिर गया। इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच। जिन बच्चों ने वीडियो लाइक कर दिया है, जिन बच्चों ने नहीं लाइक किया है वो लोग बच्चे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। Thank you so much to all of you. Thank you so much to all of you. Okay, that's great. चलिए अब मैं आपको और आगे की बातें करते हैं और आगे की बातें बताते हैं, उसको देखते हैं कहां से आपको एनालाइज करने को मिलता है। इनिशियली पेपर शीट एंड कॉइन वर एट रेस्ट। इनिशियली दे वर एट रेस्ट. Now, as the paper sheet is struck off, which changes the state of rest of paper. For paper, the force due to finger acts external force और उस external force ने उसको मोशन में ला दिया। Yes, जो भी आपका कॉइन था वो मोशन में नहीं आया। What about the coin? Coin will not in motion. Why does not coin fly away? Due to inertia of rest. As there is no external force on coin along the paper, the state of coin doesn't change in that direction. Hence, we also say coin resists the change of state of rest. So, this is actually the inertia of rest. I hope सभी को inertia of rest के बारे में पता चल गया है, right? So, each and everyone, ध्यान से each and everyone, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से याद रखना। Each and everybody, every substance has a tendency to resist, its change in state of motion. State of motion में change का हमेशा अपोज या विरोध होता है बच्चों। This property of body is known as inertia. Inertia of a body is directly proportional to its mass. अगर मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा। This is a reason first law is also known as law of inertia. लेकिन दोनों की भावनाएं अलग अलग हैं, है ना? लॉ ऑफ इनर्शिया आपको बॉडी की प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। बॉडी के बारे में ये कहता है कि इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जिसका काम है अपनी इनिशियल स्टेट को मेंटेन रखना। अगर आप उसकी इनिशियल स्टेट चेंज करोगे तो बॉडी उस चेंज को नहीं होने देगी या उस चेंज का अपोज करेगी। किस वजह से? किस प्रॉपर्टी की वजह से? इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से। द बॉडी हैज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड इनर्शिया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बॉडी रेस्ट ट्राइज टू रिमेन at rest. A body moving with uniform velocity tries to do it uniform velocity. A body is moving in a particular direction, always wants to be in that particular direction और वो उसमें चेंज करने का अपोज नहीं करेगी, राइट? चलिए अब हम एक और चीज बात करते हैं। बाकी हम लोग एफबीडी बनाना सीखेंगे, ये सारी क्वेश्चन सॉल्व करना नेक्स्ट क्लास से सीखेंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है? पहली चीज तो वेक्टर क्वांटिटी है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम क्या है? किसी भी पार्टिकल का मास और उसकी वेलोसिटी, ध्यान रखना वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो मास इनटू वेलोसिटी, उसमें एक मोमेंटम आ जाता है, चलने का मोमेंटम आ जाता है, that is known as the linear momentum. This is a physical quantity, is a vector quantity, and अगर ये vector quantity है तो obviously इसकी particular direction होगी, right? So यहाँ से देखो बेटा क्या है? Linear momentum is defined as product of mass and velocity. Mass बोले तो m, velocity बोले तो v. Mathematically p is equal to mv. Is it? मैथमेटिकली ये बात समझ में आती है। अब यहां से आपको दिख रहा है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड वाइज m इंटू वी, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का मोमेंटम होगा और मोमेंटम से ही आपको बॉडी के बारे में, मोशन के बारे में बहुत अंदाजा लगेगा। एंड एवरीबडी हैज टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि व्हाट इज इनर्शिया, व्हाट इज अ बॉडी, व्हाई इट इज चेंजिंग। तो ये सारी चीजें आपको यहां से ही क्लियर होती हैं, राइट? सो कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम? एवरीथिंग इज फाइन। एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम आपने देख लिया है। मोमेंटम और एनर्जी में क्या रिलेशन है बेटा? एनर्जी, देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एनर्जी। अगर आप काइनेटिक एनर्जी में पूछना चाह रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एम। दैट्स इट, टू सिंपल, है ना? सो लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। अब मास इनटू वेलोसिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? क्यों हम लोग मास इनटू वेलोसिटी कर रहे हैं? इससे हमें क्या पता लग रहा है? इससे हमें फायदा क्या हो रहा है? यानी मोमेंटम से आपको देखना पड़ेगा। सो अभी आपको ध्यान रखें क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो मोमेंटम पर बेस्ड है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, पॉइंट टू बी नोटेड, rate of change of linear momentum is directly proportional to the net external force along the direction. याद रहेगा? Very good. Yo, so let's move on. Linear momentum, everybody got it? कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है linear momentum में? Physical significance of linear momentum. तो physical significance of linear momentum कि आप इसको कैसे समझ सकते हो कि अगर लीनियर मोमेंटम ज्यादा है या कम है तो उससे फर्क क्या पड़ने वाला है। सो हियर यू कैन से लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद सम एग्जांपल। सपोज यू आर हियर, सपोज यू ऑल आर हियर, आप सभी लोग यहाँ पे खड़े हो, है ना? करेक्ट। और यहां पर खड़े हो के बेटा इस जगह पे यहां से किसी ने आपको एक पत्थर ऐसे फेंक दिया। अब वो जो भी पत्थर है वो नीचे आ रहा होगा, उसके पास वेलोसिटी होगी, है ना? We drop two stone, one of 10 kg and another one of 1 kg from the top of a tower simultaneously. Obviously, it is easier to catch the smaller one. आप इसको कैच करने जाओगे या इसको कैच करने जाओगे, है ना? तो ऑब्वियसली आप 1 kg को कैच करने जाओगे क्योंकि इसको कैच करना आसान होगा, क्योंकि इसके पास यहां तक नीचे आते आते वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी, मोमेंटम इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप उसको कैच नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा, क्योंकि वेलोसिटी गेन कर लेगा। तो m ज्यादा होने की वजह से देखो दोनों की वेलोसिटी सेम है, यहां पर आते आते इसकी वेलोसिटी भी होगी और इसकी वेलोसिटी भी होगी। अगर ये 100 मीटर पर सेकंड होगा, ये भी 100 मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन दूसरे वाले का बच्चों मास ज्यादा होने की वजह से आप उसको कैच करना प्रेफर नहीं करोगे, राइट? थैंक यू बच्चों, सभी लोगों ने वीडियो लाइक कर दिया है, सभी लोगों ने लाइक कर दिया है, थैंक यू सो मच। व्हाट इफ यू वर सपोज टू कैच बोथ ऑफ देम? भाग जाओगे छोड़ के? ना 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 ना, नहीं कैच करना है, क्योंकि भाई इसका तो मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा। अब इसके मोमेंटम को रोकने के लिए तो इतना ज्यादा फोर्स चाहिए कि वो फोर्स हाथ में तो नहीं होगा, और अगर आपके सर पे गिरा तो फिर आप समझ ही सकते हो, तो आप उसके नीचे से हट ही जाओगे और हटना ही बेहतर रहेगा, राइट? थैंक यू बच्चों। नए वाले बच्चे जो अभी अभी आए हो प्लीज लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग। जिन बच्चों ने लाइक कर दिया है बाकी लोग लाइक कर दीजिए, धन्यवाद।
अब हम आपको यहाँ पर कुछ चीजें और बता रहे हैं बेटा। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद जरूर 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 थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, है ना। चलिए, अभी आपने क्या किया, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शाम को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिक्स की क्लास है। अभी मैं बता रहा हूं कैसे। तो आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करो, अकाउंट क्रिएट करो। अकाउंट जैसे ही आप क्रिएट करोगे देन यू कैन यूज 40% ऑफ लाइव क्लासेस। वो लाइव क्लासेस जो चल रही हैं, फ्री क्लासेस चल रही हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, आप अटेंड कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे यहाँ है वहां पे और बेटर वे में इसका हायर वर्जन है। तो ये सब करने पे आपको कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। बिना सब्सक्रिप्शन के आप 40% क्लासेस यूज कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आप रेगुलर बैचेस पढ़ना चाहते हो, अगर आप थ्रू आउट ईयर पढ़ना चाहते हो, आप स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहते हो, आप हर चीज चाहते हो, हर चीज सीक्वेंस में 1 बाय 1 पढ़ाया जाए कि पहले ये फिर अगला स्टेप, और हर चीज का होमवर्क मिले, हर चीज की डीपीपी मिले, हर चीज का डीपीपी डिस्कशन हो, मतलब वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। तो वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपके कोर्सेज जो हैं वो प्लस पे आते हैं। और प्लस पे जो कोर्सेज होते हैं उसमें आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, किसी भी बैच में पढ़ सकते हो। बैच और टीचर ये सब फिक्स नहीं होते हैं, कहीं पर भी आप पढ़ो। बस आपको ध्यान रखना है कि प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको जाना पड़ेगा। अब प्लस के कैसे, यहाँ पे अपने प्रोफाइल के नीचे सिलेक्ट करो प्लस, फिर चूज योर गोल में प्लस में आपको नीट का। अब ध्यान रखना, अगर आप नीट का प्लस लेते हो तो नीट के सारे टीचर्स की क्लासेस आप अटेंड कर पाओगे, कोर्सेज अटेंड कर पाओगे, बैचेस अटेंड कर पाओगे पूरे साल भर। 2 साल का लेते हो तो 2 साल, उसके बाद ये आएगा, फिर प्लस पे गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करोगे। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास फी चार्ट आएगा। पिछली बार से फी चार्ट बढ़ चुका है बच्चों, ध्यान रखना। पिछली बार से ये प्राइस हाइक हो गया है, और अभी भी आपका MSD लाइव कोड लगा के आप 10% ग्राउंड डिस्काउंट लेके सॉल्व कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर इसका प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यहाँ पर आपको दिख रहा है बच्चों अभी भी पुरानी, तो जो पुरानी वाली फीस है उस पुरानी वाली फीस में अभी भी आप MSD लाइव यूज करोगे। MSD लाइव यूज करने के बाद आपको यहां मिलेगा, जैसे ही आप MSD लाइव यूज करते हो बेटा आपको 10% लेस फी हो जाएगी, राइट। और वो प्लस क्यों लेना चाहिए, अभी प्लस जैसे ही आप लेते हो तो 1 ईयर अनअकैडमी के साथ आप प्रिपरेशन करोगे। अनअकैडमी के सारे बैचेस जितने भी मोर देन 60 एडुकेटर्स हैं, सारे सब्जेक्ट की क्लास ले सकते हो। जिस बैच में चाहो उसमें पढ़ सकते हो, जिस टाइमिंग के साथ चाहो, क्योंकि हर टाइम पे क्लासेस चलती रहती हैं। लेट नाइट हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, सारी क्लासेस चलती रहती हैं। तो सारी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो। आप एक चैप्टर को कई टीचर से कई बार पढ़ सकते हो। आपको एक चैप्टर पढ़ा, आपने क्लियर नहीं हुआ, दूसरे कोर्स को ज्वाइन कर लो, उसमें क्लियर कर लो, तीसरे को ज्वाइन कर लो। तो जिस तरह से आप चाहते हो अपने आप से कस्टमाइज कर सकते हो प्लस को। और अभी प्लस लेने का ये सही मौका है और सही समय है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है। अगर अभी आप ले लोगे, हो सकता है आज रात में, हो सकता है कल सुबह, हो सकता है परसों सुबह। अनअकैडमी का जो ऐप है जहां पे फी पे करते हो उसमें ये इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज हो चुका है, अपडेट होना बाकी है, लेकिन अभी किसी वजह से नहीं हो पा रहा होगा। इस वजह से आपको अभी भी पुरानी फी पे, यहाँ पे पुरानी फी पे अभी एडमिशन मिल रहा है, पुरानी फी पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और एक नई चीज और है, दैट इज द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या है बेटा, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज जस्ट अबाउट पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल कोच। तो जब आप प्लस के साथ, उसके लिए प्लस लेना पड़ेगा, खाली आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप अकेले नहीं ले सकते हो। अगर आपने प्लस लिया हुआ है या प्लस लेते हो तो पूरी आपको प्लस की और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। उसमें आपको पर्सनल कोच, पर्सनल गाइडेंस, 1-to-1 डिस्कशन मिलेगा, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग मिलेगी, और आपकी स्टडी प्लान की जाएगी, आपका स्टडी प्लानर बनेगा, आपका टेस्ट एनालिसिस होगा, सब कुछ करके आपको बताया जाएगा आपको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है।
और इसमें नीट यूजी की वर्कशॉप, यानी आपसे जो क्वेश्चंस गलत हो रहे होंगे, जिनके न्यूमेरिकल आपसे नहीं लग रहे होंगे, वो न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। एक्सपर्ट्स की, सभी की, जो भी लोग हैं मोर देन 50 इयर्स एक्सपीरियंस होल्डर हैं, सभी का आपको गाइडलाइन मिलेगी। और ये सारी चीजें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, प्लस के साथ अगर नीट यूजी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो इसकी फीस प्लस से ज्यादा है। प्लस के साथ लेने पर ही मिलता है, अकेले नहीं मिलता है। तो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए यू हैव टू स्पेंड 40,500 फॉर 12 मंथ। एंड अगर आप उसी MSD लाइव को यूज करेंगे तो भी आपको 10% इसमें भी डिस्काउंट मिलेगा। और MSD लाइव 24 मंथ्स के लिए 54,900 रुपीज का डिस्काउंट इसमें मिलेगा। समझ में आए बच्चों? तो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो आप प्लस अकेला ले सकते हो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लस के साथ ले सकते हो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप अकेले नहीं ले सकते हैं, राइट? सो आई होप एवरीबॉडी गॉट इट। सभी को समझ में आ गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ये सारी PDF डाउनलोड करके 1 बाय 1 सारी चीजों को पढ़ें। इन सारी चीजों में आपको बहुत सारी चीज समझ में आ रही होंगी। तो सभी बच्चे PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। क्या क्या चीजें हम लोग ने पढ़ी हैं इनको आप एक बार घर पे रिवाइज करिएगा। जो भी बुक आपके पास फिजिक्स की हो उससे थ्योरी को पढ़ने की कोशिश करिएगा। फॉर्मूले कुछ हैं वो याद रखिएगा, वैल्यूज याद रखिएगा, जी की वैल्यूज याद रखिएगा। ये सब याद रख करने के बाद आपका ये सेशन कंप्लीट होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में इससे आगे की कुछ बात करेंगे। क्लियर है बच्चों? इसमें कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम, समस्या, परेशानी, टेंशन है? आई होप एवरीथिंग इज ओके। अगर एवरीथिंग इज ओके सो आप MSD लाइव, पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और MSD लाइव यूज करके 10% डिस्काउंट के साथ आप अपना प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि किसी भी टाइम ये प्राइस आपको अपडेट होके नया प्राइस मिल जाएगा। ओके बच्चों, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय गाइस, बाय बाय।